हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लेक्चर पे। तो आज के लेक्चर में हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो मेन इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम में हर वक्त पूछे जाते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। तो वो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके पास जल्दी से जल्दी आने के लिए बेल आइकॉन दबा दो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिलेटेड टू अवर एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनवायरनमेंट? हमको एनवायरनमेंट का मतलब मालूम होना चाहिए। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन होती है all of the physical, chemical and biological conditions that together act on an organism or an ecological community and influence its growth and development. Soil, air, water, climate, plant and animal life, noise level and pollution are called component of an environment. Okay, तो इन सभी को मिला के क्या होता है? environment होता है यार। ठीक है, इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, या फिर हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? पर्यावरण। ठीक है, तो सॉइल, एयर, वाटर, क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट यानी क्या? हमारा जो वातावरण रहता है उसको क्लाइमेट, या अदरवाइज एटमॉस्फेयर भी हम कहेंगे। प्लांट, ट्रीज, एनिमल लाइफ, नॉइज लेवल, ध्वनि की जो मात्रा होती है वो, इन सभी को क्या कहते हैं? वो इनकी वजह से अगर पोल्यूशन होता है तो उनको पोल्यूटेंट भी कहते हैं। और ये सब क्या है? कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं क्या? एनवायरनमेंट के, यानी कि हमारे पर्यावरण के ये क्या है? कंपोनेंट्स है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि जो तापमान में बदल हो रहा है उसमें देखेंगे। तो क्लाइमेट चेंज से पहले हमको ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस करना पड़ेगा। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग यानी हमारी जो अर्थ है वो किससे सराउंड है? इसके बाहर जो लेयर है वो कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर हम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ओके, केमिकल फॉर्मूला क्या है ओजोन का? O3। O3। तो जो सन रेज जो है, कौन कौन से? टू टाइप के सन रेज रहते हैं, यूवी एंड IR। यूवी रेज, यूवी रेज एंड IR रेज। तो ये जब अर्थ के ऊपर आते हैं तो ये ओजोन से फिल्टर होके आते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब तीव्र स्वरूप के होते हैं, कि जिसकी वजह से क्या ह्यूमन लाइफ या फिर एनिमल लाइफ, अर्थ लाइफ पूरी क्या हो सकती है, उसकी वजह से हार्मफुल रहते हैं वो हमारे एवरीडे लाइफ के लिए। ठीक है, तो ओजोन की वजह से वो क्या होते हैं? फिल्टर होते हैं, और उसके बाद अर्थ पे आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती। तो यहाँ पे हमारे पृथ्वी पे जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है? जो गैसेस रहते हैं वो ऊपर जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ऐसे जो हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे जो गैसेस रहते हैं वो ऊपर जाते हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होती है, और इसकी वजह से ये जो सन रेज है वो डायरेक्ट अर्थ पे आ जाते हैं, और इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ क्या होती है? हार्म उसको, यानी कि बहुत नुकसान होता है। तो इसी वजह से क्या हो सकता है? जो स्किन डिसीजेज है, लाइक स्किन कैंसर, ऐसे जो डिसीजेज रहते हैं, मेजर डिसीज, वो इसकी वजह से होती है। या फिर कुछ प्रजातियां रहती है, एनिमल स्पीसीज रहती है, वो नष्ट होने की कगार पर आ गई है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होता है, यानी कि जो तापमान बढ़ता है बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में, समर में जो तापमान बढ़ता है गर्मी में, तो इसका कारण भी यही होता है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल सिनेरियो अगर हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज का, तो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होते हैं इसके। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत गर्म तापमान होता है, इसकी वजह से वहाँ पर भी ज़्यादा
इफेक्ट इसका होता है। नेक्स्ट हम हमारा पॉइंट देखते हैं क्लाइमेट चेंज गैप रिपोर्ट, यानी कि इसको CCPI भी कहा जाता है। क्या? CCPI, क्लाइमेट चेंज गैप रिपोर्ट। CCPI का फुल फॉर्म क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। तो क्या है CCPI, हम देखते हैं डिटेल में। तो इट इज इशू बाय जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन network. The report ranks 56 country and the European Union, which together are responsible for 90% of global greenhouse gas emission. Okay, the report ranks 56 country and the European Union, which together are responsible for 90% of global greenhouse gas emission, and the countries are ranked across 4 categories like greenhouse gas emission, renewable energy, energy use and climate पॉलिसी। तो ये जो सर्वे हुआ था, कौन कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करती है, तो वो जो सर्वे हुआ था इसी को क्या कहते हैं? CCPI, क्लाइमेट चेंज गैप, या फिर इसको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे यानी क्या है? It is the date when humanity annual demand on nature exceed what earth can regenerate over the entire year। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है it is the date when humanity annual demand on nature exceeds what earth can regenerate। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या है? तो इट इज अ फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ and development while ensuring the natural assets continue to provide the resource and environment service on which our well-being relies। ठीक है, तो it is measured by green growth indicators covering everything from land use to CO2 productivity and innovations like environmental and resource productivity as well as the natural asset based environmental dimension of quality of life, economic opportunities and पॉलिसी रिस्पॉन्स। ठीक है, इस सबको मिला के क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं CO2 इन एटमॉस्फेयर हिट्स रिकॉर्ड हाई, यानी कि जो वातावरण में हमारा CO2 का जो इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है? हिट्स रिकॉर्ड हाई, यानी कि टेम्परेचर्स, यानी कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि इसी को क्या कहते हैं? EPI, Environment Performance Index. So India ranked 177 out of 180 in recently released Environmental Performance Index. तो इंडिया का 170 है, नंबर 177 आउट ऑफ 180। अबाउट अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो इट इज़ बाइनाइल इंडेक्स produced jointly by Yale University and Columbia University in collaboration with the World Economic Forum। द EPI यानी कि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है रैंक्स कंट्रीज ऑन 24 परफॉर्मेंस इंडिकेटर अक्रॉस 10 issue categories, which is air quality, water and sanitation, heavy metals, biodiversity, its habitat, forest, fisheries, क्लाइमेट एंड एनर्जी, एयर पोल्यूशन एंड वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। इसके बेस के ऊपर क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है। तो भारत का उसमें नंबर है 177। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा मिटिगेशन मेजर्स। तो इसमें हम देखेंगे कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन मेजर्स में हम देखेंगे कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट क्या है? इट इज ए मार्केट बेस्ड अप्रोच टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय क्रिएटिंग ट्रेडेबल पोल्यूशन क्रेडिट टू एड प्रॉफिट मोटिव एज एन इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस अनलाइक द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ पेनल्टी। ओके, तो ये इसका मतलब है इट इज अ मार्क बेस्ड अप्रोच टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय क्रिएटिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ पेनल्टी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्या करेगा कार्बन उत्सर्जन करेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगा दिया जाएगी। सो रिसेंटली चाइना परफॉर्म लॉन्च इट्स नेशनल कार्बन मार्केट। तो सबसे पहले चाइना ने क्या किया था? लॉन्च किया था इसमें अपना नेशनल कार्बन मार्केट। ठीक है, इमिशन इन ट्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कार्बन
सिंक। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं डिटेल में। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज वर्किंग ऑन ए लैंडस्केप बेस्ड कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान टू अचीव इट्स कमिटमेंट अंडर INDC। So according to India State of Forest Report ISFR, according to India State of Forest Report ISFR, total forest and tree cover is 24.16 of the total geographical area, which should be 33% as envision and under nation forest policy। ठीक है, यानी कि कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, द कार्बन स्टॉक इन इंडिया इज रफली 7 बिलियन टन्स। ओके, जो कार्बन सिंक हमारे पास जो स्टोर है कार्बन, उसी को ही क्या कहते हैं, कार्बन सिंक कहती है, और जो कैचमेंट एरिया रहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो द ग्रीन क्लाइमेट का मतलब है दिस इज द G20 जो समिट हुआ था, इसमें क्या हुआ था, एक ग्लोबल फंड क्रिएट किया गया था टू सपोर्ट एफोर्डेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड द चैलेंज इन क्लाइमेट चेंज। यानी कि एक फंड है G20 समिट में बनाया गया था सभी कंट्रीज ने मिलके साथ में। तो ये फंड है जिस जो क्या करेगा, हेल्प करेगा दोज कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड टू चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सफ़र कर रहे हैं कंट्रीज, उनको क्या मिलेगा, फंड मिलेगा इनके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, तो जियो इंजीनियरिंग का मतलब है, जियो इंजीनियरिंग यानी कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाइमेट इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंटर इन्वेंशन इसको कहा जाता है, या फिर इसको जियो इंजीनियरिंग को इन शॉर्ट में हम क्लाइमेट इंजीनियरिंग भी कहेंगे, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये जो प्रोजेक्ट्स है कहाँ पे किए जाते हैं, तो जियो इंजीनियरिंग इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाइमेट चेंज इंजीनियरिंग। दीज आर द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स डिजाइन टू टैकल द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज directly, usually by removing CO2 from the air or limiting the amount of sunlight reaching the planet's surface। okay, तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो क्या करने के लिए, CO2 को रिमूव करने के लिए एटमॉस्फेयर से। ठीक है, उसी की स्टडी को क्या कहते हैं, जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस में अगर हम देखेंगे तो जो जैसे कि G20 समिट्स या फिर अदर जो कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, साथ में मिलकर क्या किया था, उन लोगों ने क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं या फिर रेगुलेशंस बनाते हैं जिनकी इन्वायरमेंट का संतुलन यानी कि बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस में हम देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन क्लाइमेट मीट। बॉन क्लाइमेट मीट, तो ये 23rd मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ये है, पार्टीज है 23 पार्टीज है इसमें। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC भी कहा जाता है, इंक्लूडेड इन बॉन। कहाँ पे है ये, जर्मनी में, इसकी वजह से इसको बॉन क्लाइमेट मीट भी कहा जाता है। तो इन 1992 कंट्रीज ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क तो ऑन क्लाइमेट चेंज एज फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए ये बॉन क्लाइमेट मीट होते हैं हर साल, फ्रॉम 1992 से होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, जर्मनी में। कहाँ पे है, बॉन, ये जो प्रदेश है यहाँ पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट इकोसिस्टम सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो इकोसिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो वर्ल्ड बैंक इसको फंड करता है इकोसिस्टम सर्विस इम्प्रूवमेंट को, टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड इन्हेंस इंडियाज फॉरेस्ट कवर टू हेल्प एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया के साथ एग्रीमेंट करते हैं वो लोग, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ग्रांट एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं, GEF। क्या कहते हैं इसको, GEF। GEF का मतलब होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ग्रांट एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये किसके साथ होते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है टू
इकोसिस्टम को हमारे इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोजेक्ट करने हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसको यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। टू सेव द लाइफ अंडर वाटर, अदरवाइज जो हमारा 14 सस्टेनेबल गोल है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है। तो रिसेंटली ये कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क। तो पहले जो यूएन नेशन कॉन्फ्रेंस है वो न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क पे हुई थी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी, जिसको स्वीडन और फिजी ने स्पॉन्सर किया था। आवर ओशन आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। और टू प्रोटेक्ट आवर सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है 14, क्या है 14 सस्टेनेबल गोल हमारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको SDG भी कहते हैं। SDG 14 क्या है? SDG 14 हमारा 14वां सस्टेनेबल गोल क्या है? लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो लाइफ है अंडर वाटर, यानी कि जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है पानी के नीचे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये समिट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये भी इकोलॉजिकल सपोर्ट्स के लिए किया जाता है, ठीक है। देन सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स यानी कि बायोफ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि जो क्या है नेचुरली ऑकरिंग है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम होगा और ऑर्गेनिक फ्यूल्स हमको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसकी वजह से ये समिट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं पोल्यूशन। तो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन यानी प्रदूषण। तो कैसे होता है पोल्यूशन? तो पोल्यूशन का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे पोल्यूशन के बारे में, तो पोल्यूशन is the introduction of harmful material in the environment. These harmful materials are called pollutant. Pollution means what? Pollution is the introduction of harmful material into the environment. These harmful materials are called as pollutant. Okay, so pollutant can be natural, such as volcanic ash. They can also be created by human activity, such as trash or runoff produced by factories. Pollutant damage the quality of air, water and land, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? पोल्यूशन को हम इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जो हमारे पर्यावरण को क्या कर रही है? हानि पहुंचा रही है, ठीक है। तो इसको हम पोल्यूशन कह सकते हैं। और जो फैक्टर्स है जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है उनको हम कहेंगे पोल्यूटेंट, ठीक है। जैसे कि वोल्केनिक ऐश, यानी कि जो ज्वालामुखी की राख होती है बची हुई, उसको भी हम पोल्यूटेंट कहेंगे। दिस इज नेचुरल ऑकर, और मैनमेड भी बहुत ज़्यादा बनते हैं फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हमारा, वो है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो हमको एयर पोल्यूशन देखना है, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, उसके बाद प्लास्टिक पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड्स पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को हम देखेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए एयर पोल्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। सबसे हम देखेंगे अभी वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन की केस कौन सी चीज़ें की वजह से होता है? सबसे पहला तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, और अगर हम देखेंगे तो हमारा जो डेली यूज़ का जो वाटर रहता है डेली पर्पस का, वो हम क्या करते हैं? डेली पर्पस वाटर हमारा जो रहता है वो हम कहाँ पे छोड़ते हैं? नदियों में छोड़ते हैं, रिवर्स में छोड़ते हैं, फिर आगे जाके वो रिवर्स कहाँ पे छोड़ती है? वो ओशंस में, यानी कि सी में जाता है और वाटर पॉल्यूशन होता है। और इसकी वजह से क्या होता है? वहाँ की जो वाटर लाइफ, वहाँ के जो प्लांट्स है, फिश है, उनको बहुत हानि पहुँचती है और वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साउंड पोल्यूशन। तो साउंड पोल्यूशन हम देखते हैं तो 12 डेसिबल हमारी क्षमता रहती है आवाज़ सुनने की, तो उससे ऊपर ज़्यादा जैसे कि गाड़ियों के हॉर्न, अदरवाइज इन सम काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क,
अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल वर्क में भी बहुत बड़े बड़े मशीनों का आवाज़ आता है। इसके अलावा अगर हम सिटीज़ में देखते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजते हैं, या फिर कुछ सिरोमनीज या फिर कुछ फंक्शंस रहते हैं उसमें ज़ोर ज़ोर से डीजे बजता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये साउंड पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, और जिससे हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलती है। तो साउंड इफेक्ट के ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट होते हैं, दे लॉस देयर हियरिंग कैपेसिटी, यानी कि आवाज़ सुनने की उनकी जो क्षमता होती है वो लॉस करते हैं। इसके अलावा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी। देन हेडेक, हेडेक। इसके अलावा अगर हम देखते हैं फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ऐसे जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, साउंड पोल्यूशन के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन यानी कि जो पोल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अर्बन एरियाज़ में होता है, यो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा नहीं होता। अर्बन एरियाज़ में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग सिटीज़ या फिर जो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, रोड्स वगैरह होते हैं, पीपल पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो वहीं पे होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिटी रोड्स पे बहुत बड़े बड़े एलईडी बल्ब्स लगते हैं। स्टेडियम में बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ की जाती है। बहुत बड़े बड़े होटल्स फॉर देयर डेकोरेशन यूज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एलईडी लाइट्स। रेलवे स्टेशंस के ऊपर बहुत बहुत बड़े हॉलीजन्स लगे होते हैं, तो जिनकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन आई को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, लाइट पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन। ड्यू टू द यूज़ ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, क्योंकि प्लास्टिक एक इस तरह का पदार्थ है, सब्सटेंस है कि क्या पॉलीथीन क्या होता है, वो हम डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते प्लास्टिक को, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पॉलीथीन। ये जो पॉलीथीन उसका कंटेंट रहता है इसी वजह से, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चल सकता है। तो ये जो प्लास्टिक है वो हम डेली यूज़ कर सकते हैं, और उसको जब हम डस्टबिन में फेंकते हैं या फिर वो अदरवाइज कूड़े में जब हम फेंकते हैं और कोई एनिमल्स उनको खाते हैं, तो क्या होता है, वो उनकी बॉडी में वैसा ही रहता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी हानि पहुंच जाती है, ठीक है, और इसी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इन्वायरमेंट के लिए भी प्लास्टिक बहुत हानिकारक रहता है, और इसी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स पोल्यूशन। तो पेस्टिसाइड यानी क्या होता है, पेस्टिसाइड होता है कीटकनाशक। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटकनाशक। तो जिसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, हमारे फार्म्स में करते हैं फॉर प्रोटेक्ट आवर ट्रीज और प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, या फिर जो हमारे धान की खेती रहती है उसमें हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है इसकी वजह से, तो पेस्टिसाइड यूज़ करने से जो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो सॉइल है वो अनफर्टाइल हो जाती है ड्यू टू दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पेस्टिसाइड्स। और इसी वजह से क्या होता है, पेस्टिसाइड्स की वजह से पेस्टिसाइड पोल्यूशन हो जाता है, और वो ह्यूमन की एवरीडे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमने देखा क्या क्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड पोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा पॉइंट एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन यानी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं हवा प्रदूषण, भी हम इसको कह सकते हैं हवा प्रदूषण। तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू दैट इंडस्ट्रियल गैसेस। इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं तो हमारा व्हीकल का जो गैस होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो एयर पोल्यूशन CO की वजह से होता है, CO एंड CO2। CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसेस है सबसे ज़्यादा मेनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले दिल्ली एयर पोल्यूशन। तो दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में अगर हमने देखा तो ड्यूरिंग क्या होता है विंटर सीजन इन दिल्ली देयर आर टू विंड्स, दो तरह की क्या होती है
वेंट्स यानी कि जो बादल है वो दो तरह के होते हैं, वन कैरिंग पोल्यूटेंट फ्रॉम स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड अदर ब्रिंगिंग इन मॉइस्चर फ्रॉम उत्तर प्रदेश दैट कोलाइड एंड गेट लॉक विच लीड्स टू द कन्फर्मेशन ऑफ स्मोक। यानी कि वो दिल्ली में जो स्मोक तैयार होता है उसका रिस्पॉन्सिबल ये दो प्रदेश रहते हैं। यानी कि पंजाब की जो पोल्यूटेंट वाली जो एयर होती है वो जो हवा आती है पंजाब की तरफ से वो पोल्यूटेंट रहते हैं उसमें, और उत्तर प्रदेश से जो हवा आती है वो कैसी होती है, मॉइस्चर कंटेंट वाली रहती है। और वो क्या होती है, एक दिल्ली दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पे वो क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो रिजल्ट क्या होता है उसका स्मोक बन जाता है। ठीक है, और ये मेनली रीज़न है दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए। इसके अलावा अगर दिल्ली के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उन्हीं की वजह से भी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बैन ऑन पोल्यूटिंग फ्यूल्स। यानी कि जो इस प्रकार के जो फ्यूल्स यानी कि जो ईंधन है उसके ऊपर हमको क्या करना है, बैन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन द यूज ऑफ फर्नेस ऑयल एंड पेट कोक इन हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस तरह के जो पोल्यूटेंट है इनके ऊपर बैन किया था, सॉरी फ्यूल से इनके ऊपर बैन किया था, बिकॉज इनकी वजह से सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं बैन ऑन यूज ऑफ केमिकल फायर क्रैकर्स। यानी कि फायर क्रैकर से इनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है ड्यू टू द देयर एयर पोल्यूशन क्वालिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन इन इंडिया। तो इंडिया में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का भी इमिशन बहुत मात्रा में हो रहा है। देन एक्सेसिव नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, अगर नाइट्रोजन यानी NO2 की मात्रा वातावरण में बढ़ गई तो इसकी वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। इस तरह हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट अर्बन हीट आइसलैंड। अर्बन हीट आइसलैंड यानी कि जो हमारी शहरी बस्ती है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा हीट यानी कि लोक संख्या की वजह से वहाँ ज़्यादा गर्मी और इंडस्ट्रियल एरियाज होने की वजह से वो हीट आइसलैंड बन गए हैं, क्योंकि वहाँ के गर्मी का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे ओजोन प्रोटेक्शन। यानी कि जो अर्थ को जो कवर किया है O3 लेयर ने, कि जिसकी वजह से सनलाइट क्या होते हैं डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं आते हैं, तो हमको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना है और उसको प्रोटेक्ट करना है एयर पोल्यूशन को कम करके। ठीक है, ये हमारा मेन एम है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता। इसको हम क्या कह सकते हैं, जैव विविधता। यानी क्या, हमारे जो आजू बाजू का एरिया है, आजू बाजू का हमारा जो एरिया है वो किस तरह से है, या फिर कौन कौन से जीव सजीव हमारे एरिया में पर्यावरण में है, इन सभी को मिलकर हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी क्या होता है, जैव विविधता, जैव विविधता। ठीक है, समझ में आ गया जैव विविधता का मतलब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। हमको क्या करना है, इंडिया की जो जैव विविधता है यानी कि जो प्रजाति नष्ट होने की कगार पे है, हमको उनका संवर्धन करना है, उनको बचाना है, और क्या करना है, भारत की जैव विविधता को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, इरावदी डॉल्फिन की प्रजाति है, तो वो कहाँ पे फाउंड होती है वो हम देखते हैं। तो इरावदी डॉल्फिन है वो अगर हम देखेंगे डिटेल में उसके बारे में, तो मेनली जो ब्रह्मपुत्रा रीजन है, जूलॉजिकल अगर हम एरिया देखेंगे वहाँ का, तो वहाँ पे जो रीजन है गंगा का रीजन है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वहाँ पे ज़्यादा ये क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। कहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा इरावदी डॉल्फिन, तो ब्रह्मपुत्रा रीजन जो है उसका, और गंगेटिक रीजन, वहाँ पे इरावदी डॉल्फिन बहुत मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियाज वाइल्ड डॉग्स। इनको ढोल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढोल्स कहा जाता है। इंडियाज वाइल्ड डॉग्स को क्या कहा जाता है, ढोल्स कहा जाता है। ठीक है,
तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में हम देखते मिलते हैं, द इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क यानी कि IGZP सिचुएटेड इन विशाखापट्टनम प्लान्स टू री इंट्रोड्यूस पैक ऑफ 16 ढोल्स इनटू फॉरेस्ट। तो वहाँ पे क्या है, 16 ढोल्स है विशाखापट्टनम में, यानी कि जो 16 वाइल्ड डॉग्स है। और अगर हम देखते हैं तो इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा हिमालयन रीजन यानी कि सिक्किम और लद्दाख में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, सिक्किम एंड लद्दाख जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे भी मिलते हैं हमको। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैक नेक क्रेन। ब्लैक नेक क्रेन क्या है, बर्ड है, ये माइग्रेटिंग बर्ड है। ब्लैक अगर हम देखते हैं नेक क्रेन, ये माइग्रेटिंग बर्ड है। क्रेन्स आर फेसिंग ह्यूज थ्रेट स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे हम सबको ज़्यादा ये दिखते हैं हमको, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सबसे मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अमूर फैल्कॉन। तो ये पक्षी के बारे में हम देखते हैं, अमूर फैल्कॉन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं। तो अगर भारत में हम इनके बारे में देखते हैं तो ये नागालैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जो डोयांग लेक है वहाँ से ये माइग्रेटरी बर्ड है, वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। इनको अमूर फल्कन भी कहा जाता है। ये भी माइग्रेटिंग बर्ड्स है जो मंगोलिया टू साउथ अफ्रीका माइग्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं शांघाई सांगाई डियर। सांगाई डियर, डियर यानी एक हरिण की प्रजाति है, सांगाई डियर भी इनको कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पे, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। इसके बाद हम देखते हैं माउस डियर। माउस डियर ये है सबसे ज़्यादा तेलंगाना एरिया है, तेलंगाना एरिया में मिलते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नीलगिरी ताहिर। तो ये भी एक मतलब प्रजाति है नीलगिरी ताहिर, जो कि तमिल जो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। नीलगिरी ताहिर क्या है, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। देन चिरू एंटीलोप, ये भी हिरन का ही एक प्रकार है जिसको तिबेटियन एंटीलोप भी कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हमको दिखता है। जम्मू एंड कश्मीर में हमको मिलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन में। देन अगर हम देखते हैं न्यू माउथ स्पेसिस, तो न्यू माउथ स्पेसिस के बारे में अगर हम देखते हैं तो रिसेंटली न्यू माउथ स्पेसिस हैज़ बीन डिस्कवर इन टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा दिखते हैं इस प्रजाति के। तो बायोडाइवर्सिटी अराउंड डीप सी, अगर हम बायोडाइवर्सिटी अराउंड डीप सी में अगर देखेंगे, यानी कि क्या होता है, जो हमारे पानी के अंदर की जो जीव व्यवस्था है जो किस तरह सी है, कौन सी तरफ की वनस्पतियाँ मछलियाँ है, इनको ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी अराउंड दी डीप सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि कंजर्वेशंस इनको करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को करने के लिए कौन कौन से मेजर्स यानी कि कौन कौन से उपक्रम हम करते हैं वो देखते डिटेल में कंजर्वेटिव मेजर्स के लिए। तो सबसे पहले है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। तो कोई ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और जिनकी तरफ से लोगों में जागरूकता और इनके प्रति भावना पैदा की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज आता है, लोगों को समझ आता है इनके बारे में, क्योंकि वो नष्ट होने की कगार पर है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मेजर्स में हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 31। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, यानी क्या होता है, NWCP 2017 to 2031, यानी कि इस टाइम में क्या करना है, हमको वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना है। जो प्रजातियां है जो नष्ट होने की कगार पे है उनको हमको सेव करना है।
सिक्योर हिमालय, ये भी हमारी क्या है, कंजर्वेटिव मूवमेंट है। सिक्योर हिमालय, हिमालय का जो बर्फ़ है जो पिघल रहा है और जिसकी वजह से वहाँ की जो प्रजाति है, जनजाति जिसको नुकसान हो रहा है हिमालय की, उसको हमको प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट चलाना है, सिक्योर हिमालय। ठीक है। और हम देखते हैं इंडिया अवॉर्डेड बाय सीड्स। सीड्स यानी क्या होता है, जो इंडिया के अवार्ड जो इन डेंजर स्पेसिस है, जो भारत सरकार ने अवार्ड किए, जिनको घोषित किया है। ठीक है। तो इस से वो क्या कहते हैं, इंडिया ने जो, जैसे कि चीता, ब्लैक पैंथर, ये क्या है हमारे जो इन डेंजर स्पीसीज है, यानी कि खतरे में आई हुई प्रजाति है, इनके बारे में हमको जागरूकता फैलानी है। और अगर हम देखते हैं टाइगर कंजर्वेशंस, यानी कि जो वाघ सुरक्षित क्षेत्र है, उनको हमको बढ़ाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वाघ सुरक्षित क्षेत्र हमको बढ़ाना है। इसके अलावा एलिफेंट सेंसस, यानी कि जो हाथियों की जनगणना है वो हमको करना है भारत की, वो अभी शुरू करेंगे। ठीक है, एलिफेंट सेंसस। नेक्स्ट हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में क्या क्या है वो हमको डिटेल में देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमने 14th गोल देखा था वो क्या था, अंडर सेव लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, टू प्रोमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग, राजस्थान गवर्नमेंट हैज अडॉप्ट द ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक टाइप है ये। ठीक है, टू प्रोमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि हमको क्या करना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करना है। यानी कि अगर जिस तरह पर आप बिल्डिंग्स या फिर सोसाइटीज ओपन बांध रहे हो, वहाँ पर कैसी होनी चाहिए वो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो रिसेंटली किसने अनाउंस किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको अनाउंस किया है ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लीड फॉर सिटीज। लीड का मतलब क्या होता है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिज़ाइन। ठीक है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिज़ाइन, यानी कि हमको लीडरशिप लेनी है फॉर दी एनर्जी एंड एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि जो ड्यू टू द यूज ऑफ दैट फ्यूल्स हमारा क्या हो रहा है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने की वजह से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम होगा। इसके लिए एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना है, यूज़ करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन गाइडलाइंस फॉर ग्राउंड वाटर यूसेज बाय इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज जो है उनको एसओपी प्रोवाइड करना है। क्या, एसओपी, एसओपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, उनको प्रोसीजर बतानी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देना है उनको फॉर द यूज ऑफ दैट अंडर वाटर। ठीक है, देन सस्टेनेबल टूरिज्म करना है, बहुत सारे सेंचुरीज अभयारण्य है, उसमें सस्टेनेबल टूरिज्म हमको करना है कि जिसमें लोगों को क्या हो जाए, जागरूकता बहुत सी फैली जाए एनिमल्स की तरफ से। ठीक है, देन ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हमको पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल करना है, कि जिसकी वजह से हमको ज़्यादा किसको प्रमोट करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, यह है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पॉइंट डिज़ास्टर मैनेजर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर यानी क्या होता है, नैसर्गिक आपत्ति, कोई भी ऐसी आपत्ति है उसको हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर कहते हैं। तो वो कौन कौन सी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, लाइक क्या हो सकती है डिज़ास्टर, साइक्लोन, सुनामी, साइक्लोन, सुनामी, या फिर फ्लड्स, या फिर जो डैम्स है वो भी फूट कर पानी आ सकता है, उसको भी हमको मैनेजमेंट करना है। डिजास्टर रिलीज में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया क्वेक एंड सागर वाणी, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइक्लोन यानी क्या होता है, जो चक्रवात आते हैं, जैसे कि हाल ही में महाराष्ट्र में चक्रवात आया था, भारत में कौन सा आया था रिसेंटली, महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवात। ठीक है, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये
आया था। ठीक है, साइक्लोन सुनामी यानी कि समुंदर की जो बड़ी बड़ी लाटा जो होती है, लहरें होती है, इनको सुनामी कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू द अर्थ क्वेक क्या होता है, जो पानी के नीचे की ज़मीन होती है उसमें कुछ हलचल होती है और इसी की वजह से समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें तैयार होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। फ्लड्स यानी कि फॉर एक्सेसिव रेन, ड्यू टू द एक्सेसिव रेन की वजह से ये क्या होता है, मैन लाइफ होती है या फिर जो मैन पॉपुलेशन होता है वहाँ पे पानी बढ़ जाता है और इससे एवरीडे लाइफ डिस्टर्ब होती है, इसी को हम फ्लड्स कहते हैं। डैम सेफ्टी, हमको डैम बांधते वक्त क्या करना चाहिए, आजू बाजू के प्रदेश का बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहिए कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसका हमको ख्याल रखना चाहिए कि अगर डैम्स में कुछ डिसएडवांटेजेस होता है तो हमको उसको ध्यान में रखते हुए वो बांधने चाहिए। ठीक है, देन डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो डिजास्टर होने के बाद जो रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास पर्याप्त स्वरूप होना चाहिए, जैसे कि NDRF, यानी NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हमको NDRF इस तरह की संस्थाएं होनी चाहिए, या फिर जो उपाय योजना है फ्लड्स में, सुनामी में, किस तरह इससे प्रशिक्षण पूर्वक हमारे पास उपाय योजना होनी चाहिए। दिन इंडिया क्वेक एंड सागरवानी, यानी कि ये जो उपाय योजना है फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने इन्वायरमेंट के बारे में देखा, रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस किया हमने। तो अगर आपको इन्वायरमेंट का कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर बताऊंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, थैंक यू। Every single day, I'm gonna make